पूरी एनालिसिस हमने आपके सामने रखी। एग्जिट पोल ने कई लोगों का उत्साह बढ़ाया है, जिज्ञासा ये बढ़ गई है कि एग्जिट पोल सही साबित होंगे या एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट, जैसा बीजेपी का दावा भी है। अमित मालवीय तो बाकायदा ट्वीट कर चुके हैं कि एम्बुलेंस मंगानी पड़ेगी 13 मई को। तो देखना होगा किसके दावों में कितना दम है। लेकिन इस सब के बीच में प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। मणिकांत राठौर, जिनका ऑडियो वायरल हुआ था, इनके खिलाफ ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी आज। उन्होंने ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर दिया, कहा कि यहीं से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई। उन्होंने कह दिया कि यहीं से ऑपरेशन लोटस शब्द निकला था। बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। उनसे प्रश्न पूछे जा रहे थे क्या होगा, हंग असेंबली होगी या अगर आप बहुत आसपास ही आते हैं तो क्या होगा। तो उन्होंने किसी आशंका से इनकार नहीं किया है। बहरहाल ये आशंका के स्वर जो उठ रहे हैं, इसमें दिलचस्पी ये बढ़ती है कि अगर कांग्रेस को जीतना है तो बम्पर जीत से आना पड़ेगा, या ज़्यादातर एग्जिट पोल जो कह रहे हैं कि 120 का आंकड़ा पार करो तब जाकर कहीं सेफ सरकार बनवा पाओगे। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही साथ में मेरे साथ अमरुजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक भी मौजूद हैं। सुमित जी, शुरुआत आपसे। अब खबरों के खिलाड़ी में तो कल आप दिन भर बताएंगे, दर्शकों को सारी जानकारियां देंगे, लेकिन आज ये प्रियांक खड़गे ने जो बयान दिया, ये थोड़ा दिलचस्पी का विषय कई लोगों के बन गया और चौंक गए लोग कि भाई कांग्रेस के मन में अब भी डर है। ये कई बार ये होता है ना, अच्छी खबर आने वाली होती है उससे पहले भी थोड़ी सी घबराहट होती है, तो वो घबराहट है या फिर कर्नाटक के मिजाज की सच्चाई, जिस पर हमने कई बार बात की है। देखिए, जब तक नतीजे नहीं आ जाएं तब तक मैच को जीता हुआ नहीं मानते हैं, हारा हुआ नहीं मानते हैं। तो जाहिर तौर पर प्रियांक खड़गे जो कह रहे हैं वो एग्जिट पोल कुछ भी कहे, भाई कल हम और आप चर्चा कर रहे थे कि एग्जिट पोल में कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है, जिस तरह की वो ट्वीट कर रही थी। आज आप पूछ रहे हैं कि प्रियांक खड़गे क्या बैकफुट पे चले गए। तो मेरा मानना है कि जो कुछ हुआ 48 घंटे पहले जब एग्जिट पोल्स आए, अब हम सबको उन तमाम बातों को भूल जाना चाहिए। और क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने रखी हमने उसका विश्लेषण किया। अब हमको नए सिरे से अपनी तैयारी करनी होगी आने वाले कल की, यानी कल जो रिजल्ट आने वाले हैं। तो कल रिजल्ट किस ओर आएंगे ये आपका मेरा कहना का कोई मतलब नहीं है। कर्नाटक की जनता तय कर चुकी है, कुछ घंटे बाकी हैं, सब कुछ उसमें साफ हो जाएगा। पर दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ जो बहुत हो सकता है कि रिपीटेटिव लगे। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और सरकार बनाना, ये तीन अलग अलग बातें हैं चुनावी प्रक्रिया में। जो आदमी चुनाव बहुत अच्छा लड़ता है, हो सकता है कि वो चुनाव जीत ना पाए पर वो सरकार बना ले, ये भी हो सकता है। हमने पिछली बार कर्नाटक में ही देखा, नंबर 1 पार्टी बीजेपी आई जो चुनाव बहुत अच्छा लड़ी पर सरकार नहीं बना पाई थी। सरकार बनी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री बने कुमारस्वामी जो कि तीसरी पार्टी के थे। तो कर्नाटक ने इस देश को बहुत से नए नए फॉर्मूले दिए हैं। अगर ऑपरेशन लोटस दिया है तो ये भी दिया है कि किसी तरीके से किसी भी कीमत पर एक पार्टी को रोकना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रवीण, इस चर्चा में शायद आपको भी एक स्पार्क मिल जाएगा बात करने के लिए। जेडीएस की जो सरकार चली कांग्रेस के साथ, कुमारस्वामी जब मुख्यमंत्री थे 5 साल पहले, तो 1-1.25 साल के उस कार्यकाल में कम से कम 2 तस्वीरें मुझे याद हैं जब कुमारस्वामी रोते हुए सामने आए। उनकी आंखों में आंसू थे और वो ये कह रहे थे कि अब मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब कांग्रेस के लोगों ने उनके हाथ बांध दिए थे। वो सिद्धारमैया पर इतना इल्ज़ाम नाम नहीं लेते थे, लेकिन उनके कैंप पर बार बार जेडीएस की तरफ से कहा जाता था कि सिद्धारमैया खुल के काम नहीं करने दे रहे, इतना प्रेशर है, मैं क्या कर सकता हूँ। उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए अगर कल जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में है तो क्या कुमारस्वामी उस खट्टे अनुभव के बाद दोबारा उसी कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे? इस पर हमको चिंतन और आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। क्योंकि बीजेपी, आज मेरी बीजेपी के कम से कम 2 नेताओं से, एक से फिजिकल एक से फ़ोन पर बात हुई है, दोनों दिल्ली लौटे हैं, कर्नाटक में दोनों की ड्यूटी रही है। दोनों ने एक साथ कहा कि इस बार अगर ज़रूरत पड़ी कि कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाना है और भारतीय जनता पार्टी उनको सपोर्ट करे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। यानी बीजेपी अपने सहयोगी भी ढूंढ रही है और बीजेपी सेकंड रोल में आने को भी तैयार है। एकनाथ शिंदे वाला भूमिका यहाँ भी हो सकती है। तो हमारे बॉस भी मौजूद हैं हमारे साथ। संपादक जी ने कहा कि भाई प्रवीण, कर्नाटक में लोगों की बड़ी दिलचस्पी है और इस पर शाम को लोग इंतज़ार करेंगे कि भाई कल क्या तैयारियां हैं। अच्छा, एक बढ़िया जेडीएस वाली जो बात कही वो सचमुच में एक स्पार्क देता है बातचीत को। आप क्या सोचते हैं? सट्टा बाज़ार भी कह रहा है कि जो है 135, 140 ऐसी सीटें आ सकती हैं कांग्रेस को। सबके अपने अपने अनुमान होते हैं और मैं देख रहा हूँ दर्शकों की बड़ी दिलचस्पी रहती है हर अनुमान को सुनने में।
लेकिन इस सब के बावजूद तस्वीर जो है वो आपको कैसी लगती है कि ये कर्नाटक के लिए सुखद होगी कि एक पार्टी, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो 140 130 ऐसे आंकड़े पर चली जाए जहां पर ये सारे समीकरण या जो उठापटक इतने सारे चेहरे बदलना, ये सारी स्थितियां ना देखनी पड़े? या फिर आपको लगता है कि हंग असेंबली में जेडीएस जैसी पार्टी अपनी ताकत को भी दिखाए और ये बताए कि लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि आपकी सीटें भले ही 25-27 आए लेकिन सरकार बनाने का मादा होता है और चाबी आपके पास होती है? देखिए प्रवीण, प्रियांक खड़गे के माथे पर जो शिकन है वो बेवजह भी नहीं है और लगातार जेडीएस का जिक्र इस पूरे चुनाव में 2-3 महीने से अगर बना हुआ है तो वो भी बेवजह नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ही तरफ से जेडीएस किंग मेकर में भूमिका में रही। पहले तो कांग्रेस के साथ बाकायदा आधिकारिक तौर पे और फिर बाद में जो विधायक तोड़फोड़ हुई उसमें भी तो इसलिए ये सारी चिंताएं, इतने बम्पर जो एग्जिट पोल में जीत दिखी है, मतलब बम्पर इसलिए कि 10 एग्जिट पोल आए हैं, उनमें से 5 एग्जिट पोल बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती, किसी में कम किसी में ज़्यादा। एक ही ऐसा है इंडिया टुडे माई एक्सिस वाला जिसमें कि 120 से 140 वाली रेंज है, बाकी सब में 117 120 इसी तरह की है। मतलब 113 से बहुत दूर आप नहीं जा रहे हो, बहुत दूर नहीं जा रहे हो, मतलब ये सारा जो सैम्पलिंग होती है, सर्वे होता है, तो इससे आप पीछे भी रह सकते हो। लेकिन फिर भी 10 में से 5 कांग्रेस के पक्ष में, केवल 2 भाजपा के पक्ष में, और जो बचे हुए 3 हैं वो त्रिशंकु सरकार की आशंका। तो त्रिशंकु की आशंका बताने वाले भी 3 तो है ही ना ऐसे सर्वे जिन्होंने ये बता रखा है कि ना इसको मिलेगा ना उसको मिलेगा। इसलिए और जेडीएस इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस ने भी और भाजपा ने तो बल्कि लंबे समय से, चुनाव की घोषणा होने के पहले से भी भाजपा नेताओं के सारे दौरे अगर आप बहुत करीब से देखें, गौर से देखें, तो ओल्ड मैसूर यानी दक्षिण कर्नाटक का जो हिस्सा है जहां पर जेडीएस का वर्चस्व है सबसे ज़्यादा, उसी में सेंध लगाने की कोशिश की है और कांग्रेस का जोर भी वहीं पर है। अब जेडीएस का ये जो किला है ये कौन ढहा ले जाएगा या जेडीएस बचा ले? अगर जेडीएस बचा ले जाएगा तो वो किंग मेकर की भूमिका में रहेगा। अगर ये किला ढह जाता है तो उसमें जो सेंध लगी है वो वोट किसके पक्ष में गए हैं, कांग्रेस के या भाजपा के? भाजपा ने उन वोटों को तोड़ने की भरसक कोशिश की है, लेकिन उसमें 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक तो वहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य भी काफ़ी है, जो वोकालिगा और लिंगायत के अलावा उन मुस्लिमों का 4% आरक्षण जो है वो भाजपा ने छीना है। इसीलिए जो दांव घोषणा पत्र के माध्यम से आया कांग्रेस का वहाँ पर बजरंग दल को प्रतिबंधित करने वाला, हो सकता है कि इस जो ओल्ड मैसूर वाला यानी दक्षिण कर्नाटक का इलाका है, जेडीएस का बाहुल्य है वहाँ की 60 सीटों पर, उसमें से जो मुस्लिम वोट है वो अगर टूटकर जेडीएस से निकलकर छिटक कर कांग्रेस के पाले में चला जाता है तो जेडीएस के सीटें भी कम होंगी, वोट कम होंगे, और फिर कांग्रेस के लिए जो दिखाया जा रहा है 5 सर्वेक्षणों में एग्जिट पोल के, निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बन सकती। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और भाजपा ने जो रणनीति वहां के अन्य वोटों में सेंध लगाने की अपनाई थी, अन्य जातियों को आरक्षण देकर जो छीना गया था वो वाला डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एक सीमा से ज्यादा आप दे नहीं सकते, कोर्ट का रूलिंग है उसमें। अब दोनों में से किसका दांव भारी पड़ा है? आरक्षण को विभाजित करके लगातार तूफानी दौरे करके जो पन्ना प्रमुख वाली और बूथ प्रमुख वाली रणनीति होती है भाजपा की, वो वाला है। लेकिन आपने जो प्रियांक खड़गे वाली बात कही, इसके बीच में ना केवल उनकी वो पत्रकार वार्ता हुई है, बल्कि एक फ्लैश ये भी आया था कि जेडीएस के नेताओं से वो संपर्क साधना शुरू कर चुके हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है सुमित जी, इस पूरी जिस वोटिंग के जो मतदान के परिणाम आने वाले उसके एक दिन पहले का, कि पत्रकार वार्ता में तो उन्होंने ऑपरेशन लोटस का खतरा बताया है, लेकिन पीटीआई का एक फ्लैश मैंने अभी देखा था कि खड़गे जो हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र, वो जेडीएस के नेताओं के संपर्क में अभी से बने हुए हैं। इसका मतलब जो आपने ये जो बात कही ना, इसने मेरे अगले सवाल को और थोड़ा मजबूत कर दिया। सुमित जी, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि यूं तो हालांकि ये जल्दबाजी है सवाल, लेकिन जब कांग्रेस औपचारिक ऐलान कर चुकी, उसने बाकायदा एग्जिट पोल को ही ट्वीट करते हुए ऑफिशियल पेज से ये कह दिया कि भाई हम सरकार बनाने जा रहे हैं कर्नाटक में, इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस एक तो मैसेज भी देना चाह रही है कि भाई अब कुछ हो तो देख लेना, तुम संभाल लेना, समझ लेना कि क्यों हुआ, हम तो जीत रहे थे, देखो सब लोग कह रहे थे जीत रहे। और अगर यही नतीजे आते तो आपको लगता है मुख्यमंत्री की दौड़ या इस पर विचार शुरू हो गया है, चेहरों की दौड़? अब इसमें प्रियांक खड़गे और मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनको लेकर भी दिलचस्पी बढ़ जाती है। हालांकि डी शिव कुमार और सिद्धारमैया की दौड़ पहले से चल रही है, शेट्टार एक हल्का सा तड़का डालते, हालांकि वो दौड़ में उनको टिकट मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है, तो टिकट के लिए जद्दोजहद अपनी पार्टी में कर रहे थे। तो आपको लगता है कि कांग्रेस में अभी ये घमासान शुरू हो गया होगा जैसा हिमाचल में हुआ था? क्योंकि अभी जल्दबाजी होगी, पर ये मैं आप एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा आपके सवाल से निकलती हुई, वो ये कि
कांग्रेस को जिस भी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देनी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो तीनों चारों जो बड़े चेहरे हैं उनको एक साथ बिठा के उनको कॉन्फ्रेंस पे लेके फैसला लें। छत्तीसगढ़ जैसा रायता ना फैले, राजस्थान जैसा रायता ना फैले। आज तक छत्तीसगढ़ के मंत्री जो है परेशान घूम रहे हैं। क्या नाम उनका, जुदेव साहब, क्या नाम है, सिंहदेव टी.एस. सिंहदेव साहब, वो आज तक नाराज चल रहे हैं। और राजस्थान में देखिए सचिन पायलट पार्टी के खिलाफ ऑलमोस्ट बगावत कर चुके हैं और ये हिंट कर चुके हैं कि वो अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिस तरह का वो वहाँ पर यात्रा निकाल रहे हैं। तो अगर ऐसा कर्नाटक में होता है तो कांग्रेस के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा मजबूत है। भाजपा चुनाव तीसरे नंबर पर नहीं हारेगी। भाजपा जो है वो 30-40 सीटें लेकर नहीं आने वाली है। भाजपा अगर हारेगी भी चुनाव, जैसा कि तमाम सर्वे कह रहे हैं, उनके भाजपा का जोड़ लीजिए और उसका एवरेज निकाल लीजिए तो भाजपा की 90 सीटों के आसपास आ रही हैं। तो अगर आपका एक फ्रैक्शन टूटता है 20-25 MLA का, तो मान के चले कि आप बीजेपी के पाले में गेंद दे देंगे। तो मुख्यमंत्री की दौड़ के लिए आज की तारीख में सिद्धारमैया नो डाउट हर सर्वे में, मैं ये सर्वे के ब्याह पे बोल रहा हूँ, चाहे वो सी वोटर का हो, चाहे वो CSDS का हो, चाहे वो एक्सिस का हो, सबसे पॉपुलर चेहरा कोई निकल कर आया तो सिद्धारमैया का आया। सिद्धारमैया पर भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं, प्रवीण, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। कुमार स्वामी पर भी करप्शन के चार्जेस लगे हैं, जैसे कि बीजेपी के मुंबई साहब पर लगे हैं। अगर करप्शन से लड़कर हम सरकार बना रहे हैं तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को करप्ट, जो सो कॉल्ड परसेप्शन लेवल पर करप्ट है, क्या हम उसको कमान सौंपेंगे? ये कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात होगी, क्योंकि पूरा का पूरा कैंपेन जो 2024 का कांग्रेस लड़ने वाली है कि बीजेपी करप्शन और महंगाई वाली पार्टी है, उसकी हवा निकल जाएगी। तो अगर सिद्धारमैया को टेम करना है, उनको रोकना है, उनको हटाना है, तो उनको एक ऐसा चेहरा देना पड़ेगा जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो और जिस पे करप्शन का दाग तो बिल्कुल ना हो। वो कौन होगा? मेरे ख्याल से मल्लिकार्जुन खड़गे एक डार्क हॉर्स हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही हैं, ये भी कहा जाएगा कि अध्यक्ष को कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, पर अध्यक्ष की और बन जाएगा। कांग्रेस पार्टी में असली अध्यक्ष कौन है हम सब जानते हैं। जब उसको बोलने की उठाकर अध्यक्ष बना रहे थे अशोक गहलोत बिल्कुल, और उन्होंने अध्यक्ष के ऊपर मुख्यमंत्री की कुर्सी चुनी है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। उनको पता था कि ये कांटों का ताज है, इससे बेहतर है कि, और उनकी ताकत भी पूरी थी, उनका पूरा समीकरण। खैर ये बहुत दिलचस्प आप एंगल ले आए बातचीत में, लेकिन अगेन बात वहीं आ जाती है जयदीप जी कि अगर ये 113, 14, 15 भी, जो कि खड़गे कह रहे थे, खड़गे की एग्जैक्ट बाइट ये थी जब वो वोट डालने गए थे कि यूं तो जीतने के लिए 113 चाहिए, लेकिन हम 130-35 तक सीटें ले आएंगे। वो भी जानते हैं कि 113 क्या 115 भी ले आए तो जान सांसत में रहेगी, पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहां पर बीजेपी की 90 सीटों, ये बिल्कुल सही है। अब अगर इसको ऐसे सोचना शुरू किया जाए कि बीजेपी बहुत नज़दीक है, हालांकि वो पूर्ण बहुमत मिल गया कांग्रेस को, इसके बावजूद समीकरण गड़बड़ा सकते हैं कभी भी। इस पर आपकी टिप्पणी एक ज़रूर चाहूँगा। हम बात बहुत शुरू से कर रहे हैं प्रवीण की, कांग्रेस को अब सरकार अगर बनानी है तो 120 के आंकड़े को तो पार करना ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 में से 5 में वो ज़रूर आगे दिख रहे हैं, लेकिन केवल एक में 120 से ऊपर दिखाया गया है। इसका मतलब बहुत अच्छी संभावना नहीं है कि वो 120 के ऊपर चले जाएं। क्या होगा ये तो कल आप और हम बैठेंगे ही, साथ में ही बात करेंगे कल सुबह 7 बजे से। लगातार आप amarujala.com पर देखते रहिए सारी चीज़ें। लेकिन बड़ी बात यह है कि 120 के ऊपर अगर वो जाते हैं तो फिर उसको छूना भाजपा के लिए भी आसान नहीं होगा, और उसमें शायद भाजपा भी फिर अपनी हार मानकर एक विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश करेगी और हार का आकलन करेगी। लेकिन 113, 114 में ये भी होता है कि बहुत सारे फेंस सिटर्स भी होते हैं, वो अपना हित देखते हैं। दूसरी बात यह है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसके पास शक्ति होती है, उस शक्ति का उपयोग होता है। ये लोकतांत्रिक रास्ता ज़रूर नहीं है, लेकिन ऐसा चूंकि होता आया है तो ऐसा मानने का कोई कारण नहीं कि ऐसा फिर से नहीं होगा। सत्ता की भूख है और उस सत्ता की भूख में प्रपंच चल रहे हैं। इसके अच्छे बुरे की बहस बहुत लंबी चली जाएगी, फिलहाल हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अब मंचों से, पत्रकार वार्ताओं में जब नेता नाम लेकर ऑपरेशन लोटस से चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो वो आज के इस राजनीतिक युग की सच्चाई तो बन चुका है और उस सच्चाई से डरते। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत समय पहले हिंदुस्तान ने इसी तरह की त्रिशंकु सरकारों की गठजोड़ की, जोड़ तोड़ की राजनीति देखी और एक अलग तरह की गठजोड़ और जोड़ तोड़ होता था। कर्नाटक का इतिहास देखें तो 2004 और 2018 ये 2 बार ही इस तरह त्रिशंकु की स्थिति बनी थी, और इसमें 2018 का पूरा मामला इसलिए बहुत ज़्यादा उलझा हुआ, पेंच वाला हो गया है क्योंकि 2018 में पहले फ्लोर टेस्ट हुआ, उसमें नहीं हुआ भाजपा का, फिर दूसरी बार कांग्रेस ने बना भी ली तो उसको तोड़ फोड़ करके फिर से सरकार बदल दी गई। इस तरह के प्रयोग बहुत अलग तरह की राजनीति
हुई है, और इससे इसीलिए चिंता होती है कि पूर्ण बहुमत आने के बाद भी आप अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं, इसको लेकर चिंता होती है। और जिस तरह की हम बहस कर रहे हैं वही आज की राजनीति के लिए कि भाई बहुमत आ भी जाएगा तो सरकार बनाएंगे, लेकिन पहले तो इस तरह की कोई एक सीट से जीत के भी आप चला तो लेते ही थे। आपको क्या लगता है कि आंकड़ा 120 के ऊपर आए तब तो कंफर्टेबल पोजीशन है? ये मैं मानता हूं, ये मैंने शुरू में इसलिए बात रख दी है प्रवीण कि अगर 120 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतती है तो भाजपा का ये जो बार बार इस तरह से खराब तरीके से बदनामी के साथ चर्चा में जो जिक्र आता है ना, उससे भी कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर खाने में चिंता होगी। और मुझे लगता है कि 120 के ऊपर के आंकड़े को छेड़ना न आसान होगा न करना। आप देखिए मध्य प्रदेश में हुआ वो पूरा का पूरा एक फ्रैक्शन ही पूरा ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला उनकी महत्वाकांक्षाओं को इस्तेमाल करके टूटकर और अलग कर दिया गया। तो इसलिए किसी भी तरह की संभावना से आज की राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे लगता है अगर कांग्रेस 120 से ऊपर का बहुमत लाती है, वो भी स्वयं अपने बूते में, ये कह रहा हूं कि उसमें जेडीएस की आवश्यकता नहीं होगी, केवल कांग्रेस की, ये स्पष्ट कर दूं, तो फिर मुझे लगता है कि ये चिंता की लकीरें नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम कोई अंतिम निर्णय नहीं दे सकते, अंतिम निर्णय तो किसी को भी नहीं पता होता, राजनीति संभावनाओं का ही खेल है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अगर कांग्रेस अपने दम पर 120 से ऊपर सीटें ले आती है तो सरकार बनाएगी। फिर सरकार बनाकर उसको चलाना, और ये अंदरूनी सिद्धारमैया के ऊपर भी करप्शन के दाग है, तो वो तो सभी जगह हैं। आज किसी भी की कमीज पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि इसका एक बड़ा फायदा ये देखने को मिलता है कि आगामी दिनों में ही, अब बस कुछ महीने ही रह गए हैं कि जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव होना है, तो एक परसेप्शन, एक नैरेटिव वाइज भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। हिमाचल के बाद कर्नाटक, तो निश्चित तौर पर सरकार को बचाने, चलाने, मजबूत रखने के साथ साथ में आगे इनके लिए भी फायदा। हालांकि ये सारे स्पेकुलेशंस हैं, कल पता लगेगा कि क्या हो सकता है कि 130-35 का जो दावा कर रहे हैं वो पूरा हो जाए, और हो सकता है कि बीजेपी का जो दावा है वो सच हो जाए। आप बड़ा बिंदु एक छोटा सा कि भाजपा के लिए आने वाले समय में अगर कल के परिणाम वाकई वैसे ही होते हैं जैसा एग्जिट पोल आता है प्रवीण, तो ये चिंता का विषय होना चाहिए कि केंद्र का जो मोदी वाला जादू है उसी को दोहरा कर उसी को रेप्लिकेट कर करके आप राज्यों में सरकारें नहीं बना सकते। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो तीनों ही स्ट्रांग होल्ड थे। राजस्थान में एक पलटे वाली बात थी, वसुंधरा से नाराजगी वाली बात थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, माना जा सकता है। लेकिन फिर भी वो जो वहाँ नारा चला था कि मोदी जी से बैर नहीं पर वसुंधरा तेरी खैर नहीं। लेकिन ओवरऑल राज्यों में जिस तरह का अभी भाजपा का परफॉर्मेंस रहा है, बहुत चिंता की बात है। क्षेत्रीय मुद्दों को समझकर केवल मोदी के भरोसे या केंद्र के डबल इंजन वाले नारे के भरोसे न रहकर भाजपा कैसे अपने आप को बेहतर करेगी, ये तो खैर कल के परिणामों के बाद और बेहतर विश्लेषणों का। लेकिन मुझे लगता है भाजपा के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है और होना चाहिए। आपने अभी सुमित जी जिक्र किया, भाजपा के कुछ नेताओं से आपकी बात हुई, ये सवाल को और सशक्त कर देता जो अभी टिप्पणी जयदीप जी ने अंत में की है कि बीजेपी में कोई निराशा का माहौल निश्चित तौर पर होता है, लेकिन उसके बावजूद एक कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है, कोई हार को ऐसे स्वीकार नहीं कर लेता है। और हार अगर हो भी जाती है तो उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि जो आर अशोक हैं, जो रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कह दिया कि हम अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं भी बने तो भी सरकार हमारी बनेगी। इस तरह का कॉन्फिडेंस भी दिखा दिया। बीजेपी खेमे में आप किस तरीके का माहौल पा रहे हैं? क्या निराशा का माहौल है? इससे कैसे कोप अप करेंगे? या जो अभी जयदीप जी ने कहा कि बहुत विचार करना पड़ेगा कि इसी मॉडल पर नहीं चल सकती है बीजेपी? आर अशोक ने जो कहा, पहले उस पर एक अपनी टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। वो उनका कॉन्फिडेंस नहीं था प्रवीण, मेरे ख्याल से वो उनकी गुंडई है। इस तरीके से कि सरकार नंबर आया ना है, सरकार तो हम ही बनाएंगे, किसी नेता के मुंह से ये कहलाना जो खुद चुनाव में खड़ा हो, जिसकी पार्टी के लोग उसको सीनियर नेता मानते हो, वो जब इस तरह का बयान देता है तो ये लूज टॉक है। ये आप जनता के जो जनमानस है, जनता ने जो वोट किया है उसका आप अपमान कर रहे हैं कि आप हमको हरा भी दोगे पर जबरन हम तो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, हम तो बैठे रहेंगे, हम तो, हमारे पास ताकत है। ये क्यों आती है भाजपा के पास? आप बीजेपी के खेमे में कहीं उनका मोराल लो नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। तमाम एग्जिट पोल्स के बाद भी मेरी आज तो इन पर्सन बात हुई, लेकिन परसों जब एग्जिट पोल आए उसके बाद भी बीजेपी के लोगों से बात हुई, उनका कहीं से नहीं लगता, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आपके एग्जिट पोल सब गलत साबित होंगे। आप देखिएगा कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएगी, ज्यादातर नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं या हमारे पास बहुमत आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आएंगे। कांग्रेस जो है वो 80-90 पे रुक जाएगी। मतलब उनका ये कहना है कि जो पिछली बार का हुआ था जो वही स्थिति, लगभग इशारा वही कर रहे हैं, नंबर कोई नहीं दे रहा था पर इशारा वही था। तो उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं है। पर मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगा, आप क्योंकि आप रोज़ वीडियोस बनाते हैं, रोज़ देखते हैं, आप बीते 1.5 महीने का कर्नाटक का चुनाव प्रचार के दौरान कितने इनकम टैक्स के छापे पड़े, कितने ईडी के छापे पड़े, कितनी जगहों पर चुनाव आयोग के छापों में कांग्रेस के नेताओं या जेडीएस के नेताओं के पास से चीज़ों को जब्त किया गया। ये रेशो निकाल के देखिए।
आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पैसे का खेल इस चुनावों में चलता है और कैसे विरोधी पार्टियों के पास पैसा ना रहे, उनकी जो पाइपलाइन है उसको रोक दिया जाए, उसमें व्यवधान पैदा कर दिया जाए। ये सिस्टम में इनहेरिटेड है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज भाजपा कर रही है। जो सत्ता में दिल्ली में बैठता है वो एजेंसीज का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए सियासी तौर पर भी और इन तमाम तिकड़ों के ज़रिए भी करता रहा है। बीजेपी के एक नेता के घर से आपको याद है 8 करोड़ रुपए मिल गए थे, एक नेता के सुपुत्र के घर से। उनका उन्होंने टिकट काट दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया। ये छवि बना ली कि हम तो अपने लोगों पे एक्शन ले लेते हैं, हम दूध के धुले हैं। पर उसके बाद एक और बीजेपी की नेता के चुनाव आयोग के छापे में उसकी गाड़ी से 50 लाख रुपए कैश मिले थे। मैं नाम बोल रहा हूँ, नाम मैं जानता नहीं हूँ। उनको अरेस्ट किया गया और 2 दिन के बाद वो जेल से फरार हो गया और वो फरार हो गया और 50 लाख रुपए उसके, वो 50 लाख की रकम नहीं थी, वो कम से कम 50, मतलब उसका कम से कम 10 गुना ज़्यादा या 5 गुना ज़्यादा रहा होगा। 50 लाख कहा गया, मतलब कोई भी आंकड़ा है, मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कह रहा हूँ, कोई जानकारी नहीं है। पर कुल मिलाकर देखा जाए, लेकिन अगर आप कांग्रेस और जेडीएस के छापों को देखिए, कितनों के पैसे देते हुए रोका गया, कितनों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा, कितनों पे कार्रवाई की बात की। तो ये इशारा करता है कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो संस्थाएं हैं, वो एक किसी न किसी अपने ऊपर बैठे हुए मालिक को खुश करने में लगी रहती हैं, चाहे जाने में चाहे अनजाने में इसको, और उसी से चुनाव के बाद की चीज़ें साफ होती हैं। मान लीजिए कि कांग्रेस के पास कल 10 सीटें कम पड़ती हैं, हम सब जानते हैं, मैं ये अपनी नॉलेज से बता सकता हूँ प्रवीण, कि कर्नाटक के चुनाव में एक विधायक को बड़ी पार्टी के, इन तीनों बड़ी पार्टियों के अगर मैं नाम लूँ, उसका खर्चा पता है कितना आया होगा, जिस तरीके से वहाँ पे कैंपेन होता है। ये साउथ के चुनावों की खासियत है प्रवीण, 15 से 20 करोड़ रुपए एक आदमी ने सिर्फ चुनाव पे खर्च कर दिए हैं, और जीतेगा एक। खर्च कर रहे हैं 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, और जीतेगा एक। जब आप 20 करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव केवल लड़ोगे और जीतने की गारंटी नहीं है, तो सोचो जब आप जीत जाओगे तो आप क्या करोगे, कहाँ से कमाओगे? घर से तो कोई पैसा लगा चुनाव लड़ता नहीं है। तो परिस्थितियाँ, इसीलिए चुनावों में या चुनावी प्रक्रिया में जो भ्रष्टाचार आया है, जो पैसे का खेल आया है, ये बहुत गंदा हो गया है। और जब आप जो कह रहे हैं ना, इस पे अपने आप में एक शोध पत्र लिखा जा सकता है, इस पे एक चर्चा और पूरा एक कार्यक्रम भी एक अलग से किया जा सकता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है जयदीप जी, कि जब बसें गोवा से आ जाती है कर्नाटक में, तब भी चिंता बढ़ जाती है। और फिर दिल्ली से पहुंच गए, जी हाँ, दोनों पार्टियों के बड़े नेता कर्नाटक बेंगलोर पहुंच गए हैं, रिजॉर्ट्स बुक हो गए हैं। मैं वो जो प्रियंक खड़गे की हाँ, उन्होंने ये हलचल शुरू हो चुकी है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ये जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है वो बहुत बड़ी। मैं चाहूंगा कि ये भी बताएं कि ये गोवा से बसों का आना, नेताओं का पहुंचना, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें, और उसके साथ में जोड़ते हुए जो सुमित जी बात कर रहे थे, वो बड़ी अहम है कि हमारी राजनीति किस दिशा में जा रही है। और खासतौर पर ये क्या कर्नाटक का मिजाज है, या फिर हाल के दिनों में आपको लगता है कि चुनावी राजनीति या सत्ता हासिल करने का ये तौर तरीका हो गया? बहुत अहम सवाल है प्रवीण, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारी टाइमलाइन पे बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो मैं 2-4 कमेंट्स फटाफट ले लेता हूं। अंजुम खान है, वो कह रहे हैं कांग्रेस 150+। ठीक है भाई, आपका एग्जिट पोल भी हमने नोट कर लिया। जॉर्जिया मेलोनी है, वो लिख रही हैं कि आई एम फ्रॉम कर्नाटका बेलगावी एंड आई कैन टेल बीजेपी विल गेट 102। ठीक है, बेलगावी कर्नाटक से आप खुद हैं, तो आप वहाँ ज़मीन पर हैं और आपका ये आकलन है। श्रवण सिंह लिख रहे हैं कि 80% पोल सही नहीं निकले अभी तक। ठीक है भाई, हमको भी नहीं पता सही निकलेगा, हम कल बताएंगे आपको सही। हम नहीं करते, हम करते भी नहीं, हम दूसरों के दिखा दें, इकट्ठे आपके सामने रख देते, अंदाजा लगाइए। पुरुषोत्तम पनिकर साहब हैं, बीजेपी जेडीएस की सरकार बन रही है, लिख लो। लिख लिया भाई साहब, लिख कर ले लिया आप, हालांकि 16 को लिख रहे हैं, लेकिन कल 13। हाँ, पीयूष टैंक, बदलाव के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा हाँ, बदलाव मतलब बीजेपी हटेगा। ठीक है, आपकी बात भी नोट कर ली। यू आर रियली गुड मीडिया, थैंक यू। कौन नाम है? रिबॉक्स, मैं आपका नाम पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये देखिए, तो ये आपको यूट्यूब पे बहुत नाम मिलेंगे ऐसे। हाँ, ऐसे अजीब से नाम होते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ बारीक है, तो मैं इसको फिर भी, चूंकि कोई अपने को अच्छा कह रहा है। रोब्लॉक्स कोई नाम है भाई, आपने ठीक नाम से अपना रोब्लॉक्स गेम प्ले, लेकिन ठीक है। सुमन पुरुषोत्तम पनुक्कर हो गए हैं, दीपांकर सहकिया, सिद्धारमैया इज गुड सीएम फेस। ठीक है भाई, देखेंगे, ये बोला अभी सुमित जी ने। हंग असेंबली बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सबके नाम नहीं, बहुत सारे लोगों ने लाइन से लिखा है। अब ये तो 3 एग्जिट पोल में भी बताया गया है कि हंग बनेगी। फिर से जुनेद खान आ गए हैं, ये कह रहे हैं 175+। चंदन सिंह, बस इतना लिख के छोड़ दिया। किसी को तो मिलेगी। जुनेद खान कांग्रेस 175+। 175 तो बहुत ही ज्यादा हो गया। हाँ, जुनेद खान तो ऑब्वियस था ये। पता नहीं, लेकिन फिर भी। घनश्याम शर्मा, जय भाजपा। ठीक है भाई, आप भाजपा के साथ। जॉर्जिया मेलोनी फिर से आई हैं, बेलगावी वाली, और लिख रही हैं कि ह्यूज इलेक्शन। ठीक है, बहुत कमेंट है। जलेश्वर मिश्रा,
हिमांशु जसोरिया, एसपी क्रिएशन नाम से कोई है, अरविंद मीणा, रघु जाट, शेखर सूर्यवंशी, ये नाम इसलिए पढ़ रहा हूं कि आप अमर उजाला को देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और आप देखते हैं इसीलिए हम लोग लाइव होते हैं। अब मैं आता हूं उस बहुत महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न पर जिस पर प्रवीण तिवारी आए हैं। इस देश में चुनाव सुधार की प्रक्रिया को लेकर लंबी लंबी बातें बहुत समय से होती रही हैं। कोई टीएन शेषन जब इस देश में चुनाव आयुक्त बनता है तब पता लगता है कि इस देश के चुनावों में किस तरह की गंदगी है और उसको कैसे साफ किया जा सकता है। जब वही टीएन शेषन साहब चले जाते हैं तो फिर से चुनाव आयोग हमें केंद्र की कठपुतली नज़र आता है और इसको लेकर बहुत लंबी सैद्धांतिक बहस हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है रिसोर्ट पॉलिटिक्स या फिर किसी का बहुमत आ जाने के बाद भी उसके सारे विधायक दूसरी तरफ जाकर सरकार बन जाना, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुआ हो, चाहे इसी कर्नाटक में जिसके चुनाव नतीजे लेकर महाराष्ट्र में हुआ हो और उसको लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय तक चला गया है। ये सारी परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं। गोवा में खुद, जहां गोवा से बसे आने की हम बात कर रहे हैं, लगा भी हुआ है, गोवा में भी ठीक यही हुआ था। कांग्रेस का बहुमत होते हुए भी नाक के नीचे से उनकी सरकार खिसक गई थी। दिग्विजय सिंह जब तक वहां पहुंचते तब तक गडकरी राजस्थान में होते होते रह गया। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट वाली जो लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर है कि एक वोट से भी कोई चुनाव जीत जाए तो उसको हम विजेता मान लेते हैं। वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की कोई अगर वाकई एक सीट से भी जीता है, बहुमत का जो आंकड़ा है उसको पार कर लिया है, तो उसके हिसाब से आगे लोकतंत्र चलना चाहिए कि लोगों ने वोट तो उसी व्यवस्था से दिया ना, उस पार्टी के उस टिकट पर आप चुनाव लड़े हैं जी, और उसके बावजूद उसकी सरकार नहीं बनी है। जो एक सैद्धांतिक, वही एक सैद्धांतिक दिक्कत तो महाराष्ट्र में भी थी ना कि भाजपा और शिवसेना साथ में जनता के पास गए, साथ में वोट मांगे, और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे आपस में मतभेद हो गए, तो जनता तो ठगी रह गई ना। आप जनता की तरफ से भी सारा सोच के देखिए ना कि आज कोई कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है कर्नाटक में और कल को किसी लालच में अगर वो भाजपा में चला जाता है तो ये देश की राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है। ये व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। मुझे लगता है कि फिर से इसी तरह के सेशन और इसी तरह के महत्वाकांक्षी चुनाव सुधारों की जरूरत इस देश को है। ये दुखद स्थिति है। हम इसकी चर्चा यहाँ इसलिए करते हैं क्योंकि ये आज की वास्तविकता है। इसको हम कारपेट के नीचे धकेल कर शुतुरमुर्ग बनकर आंखें नहीं मीच सकते। ये सच्चाई है, इसलिए सच्चाई की चर्चा हो रही है। ये खराब है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो तय बात है। जी सुमित जी, आप? मैं जयदीप की बातों से 100% सहमत है, और ये इसलिए भी हमको चर्चा करनी चाहिए ताकि जो लोग देख रहे हैं इस तरह की टेलीकास्ट को, इस तरह के प्रोग्राम को, वेबकास्ट को, वो इस चीज़ को नॉर्म ना मान लें कि भाई सरकार मतलब आप चुनाव में जीतते भी नहीं है पर आप सरकार बना लेते हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये संवैधानिक चीज़ नहीं है, वैधानिक चीज़ नहीं है, तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ प्रवीण मैं कहना चाहूँगा, इस पूरे खेल के दौरान कर्नाटक का जो खेला है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देश की राजनीति पर पड़ने वाला है। इसको हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, कोई करेगा भी नहीं। बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, दोनों ही परिदृश्यों में चुनाव देश की जो सियासी राजनीति है वो अलग ही तरीके से लिखी जाने वाली है। आप ये मान के चलिए, मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं और दोनों सिनेरियो के साथ। अगर कांग्रेस जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों को, जो आपने नाम भी लिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह, या जम्मू कश्मीर भी अगर होता है, उसको मैनेज करना, उन चुनावों को जीत पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन राज्यों में भी चुनाव आमने सामने का है। यहाँ कोई तीसरी ताकत नहीं है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। और उस परिस्थिति में भले ही राजस्थान में इनफाइटिंग चल रही है, भले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार छीन ली है, पर बीजेपी के लिए काम आसान नहीं होगा। सिमिलरली विपक्ष एग्रेसिव हो जाएगा। विपक्ष में लामबंदी शुरू हो गई है बीजेपी को घिरने की। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कैंपेन शुरू कर दिया है, तमाम पार्टियां पीछे खड़ी हैं, माइनस नवीन पटनायक, सब लोग वहां दिखाई दे रहे हैं कि हमको नरेंद्र मोदी से छुटकारा पाना है, बीजेपी की सरकार हरानी है। दूसरी चीज़, अगर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक का चुनाव जीत जाती है, कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है प्रवीण, तो आप मान के चलिए कि कांग्रेस का जो सुपड़ा है वो 2024 के चुनावों में वो फिर वही 40, 50, 60 सीटों के आसपास उसके लिए लड़ती रहेगी। कांग्रेस को अपने आप को स्टैंड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपने अध्यक्ष भी बदल लिया, आपने अपने आप को भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल ली, आपने इतना बड़ा कैंपेन जो पूरा, जिसमें आपके पीछे पूरा मीडिया खड़ा था। आप बताइए ऐसा कौन सा एग्जिट पोल बीते 9 सालों में आपने देखा जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने कि जहाँ पर ज़्यादातर एग्जिट पोल कह रहे हो कि कांग्रेस जीत रही है, और उसके बाद भी अगर आप हार जाते हैं, बुरी स्थिति में आते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कूड़ा करना आता है। और ये कूड़ा जो है वो बीजेपी के लिए ज़मीन तैयार कर देगा 24 में कि वो 400 प्लस का सपना देखें। 300 प्लस नहीं, 400 प्लस की बात कर रहा हूँ। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला